नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टोल में स्वागत है। और आपके सामने प्रत्येक दिन लगातार वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं फिजिक्स और कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित, और इसके अलावा और भी अन्य सब्जेक्ट की हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो अपलोड कर सकें। और हमारा टारगेट आगे और भी है कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी, और विशेष करके नीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं ये फिजिक्स के। तो जैसा आपको पता होगा कि हम फिजिक्स के अंदर चैप्टर 3 स्टार्ट कर चुके हैं। नए बच्चे जितने भी जुड़ रहे हैं, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो पूरा देखें और शुरुआत से वीडियो देखते आएँ। चैप्टर 1, चैप्टर 2 कि आपको वीडियो क्रमानुसार अपने इस फिजिक्स टूल चैनल में आपको प्राप्त हो जाएंगे। और आगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, ताकि जो भी नए वीडियो है वो आप लोगों को निश्चित समय पर उनकी जानकारी मिल पाए और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। देखिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को हमारा सहयोग करेंगे जितना ज़्यादा, तो हमें भी इस चीज़ के लिए खुशी होगी, हमारा उत्साह बना रहेगा। और वीडियो पूरा देखें। साइंस के बच्चों के लिए मैं विशेष करके बात अनुरोध करूंगा उन बच्चों के लिए, क्योंकि ये किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, बल्कि आपकी पढ़ाई के लिए। कोई भी टॉपिक होता है उसको क्लियर करने के लिए पूरा टॉपिक आपको समझना पड़ता है अच्छी तरीके से। और वीडियो जो भी हम यहाँ अपलोड कर रहे हैं उन वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना पड़ेगा। एक बार नहीं समझ में आने वाला। अगर कोई टॉपिक हार्ड है तो उसको 2 बार देखें, ज़रूर देखें। तब तक देखें जब तक नहीं समझ आता। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें तमाम उन दोस्तों को अपने, जो आपके साथ आपके सहपाठी हैं, आपके साथ कक्षा 12 या कक्षा 10 में हुए हैं। तो आपसे ये हमारा अनुरोध भी है, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट भी है कि आप हमारा इस सिस्टम में सहयोग करें, ताकि हमारा उत्साह और मनोबल बना रहे और हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। और जल्द ही हम इसी चैनल के माध्यम से, और कोई चैनल नहीं बनाएंगे, इसी चैनल के माध्यम से कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, चाहे वो किसी प्रकार का कंपटीशन हो, उन बच्चों के लिए भी, उन अभ्यर्थियों के लिए भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। जैसे हमारे मतलब जो गुरुजी हैं, अच्छा खासा अनुभव, तो उनसे हमने इस मामले में डिस्कस किए है थोड़े दिन पहले। अगर वो हमसे जुड़ते हैं लॉकडाउन के बाद, तो आपके सामने कुछ अच्छे वीडियो, जैसे इतिहास से संबंधित वीडियो, राजस्थान जीके से संबंधित वीडियो, आपको बहुत अच्छे तरीके से पुराना अनुभव देखने को मिलेगा, जो कि आपने आज से पहले कहीं नहीं देखा होगा शायद, हमारे हिसाब से। तो वो भी हम इसी चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ताकि उन सभी बच्चों को भी फ़ायदा हो जो इन आने वाली आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये चैनल आपके सहयोग के लिए है। नाम फिजिक्स टूल इसलिए दिया है क्योंकि इसमें फिजिक्स से और विज्ञान से संबंधित ज़्यादा मैटर आपको देखने को मिल रहा है। और बाकी चैनल का उद्देश्य ये है कि अच्छे से अच्छा मैटर, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित क्यों ना हो, वो प्रत्येक बच्चे के पास पहुँचे, और ऐसा मैटर बच्चों के पास पहुँचे ताकि बच्चे इन वीडियो को देखकर ऐसा लगे कि यार ये याद करने में आसान है, इनको हम लंबे टाइम तक अपने दिमाग में रख सकते हैं, अच्छी तरीके से अच्छे मैटर हैं, अच्छे मेथड हैं। इस उद्देश्य से हम आपके सामने ये वीडियो रख रहे हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था, हो सके तो कक्षा 10 जिसके 2 पेपर अभी पेंडिंग है, सामाजिक विज्ञान और गणित के, तो उन कक्षाओं के अभी तक पेपर का आगे की जो तिथि है वो निर्धारित नहीं हुई है। तो उस कक्षा से संबंधित, जैसे गणित के कुछ विशेष कक्षाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो कक्षा 10 के जो एग्ज़ाम दे रहे हैं अभी बच्चे जो इस साल, उन बच्चों के लिए भी अच्छा ये मौका है। और सामाजिक के अंदर भी आप लोगों को अच्छे टॉपिक देखने को मिल सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को अपना चैनल मानकर
इसमें सहयोग करें ताकि हमारा जो उत्साह है वो और ज़्यादा हो काम करने का और हम आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतर सकें। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, हम पोटेंशियल पर चर्चा कर रहे थे। टॉपिक कोई भी होता है हार्ड नहीं होता है, उसको समझने का अपना नज़रिया देखना पड़ता है कि अपने किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं। किसी भी टॉपिक को देखने से पहले, समझने से पहले उस पर तसल्ली से आप दिमाग लगा के सोचो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, आखिर हमें करना क्या है, क्यों ऐसा लिखा जा रहा है, इन इक्वेशन की क्या ज़रूरत पड़ी और कैसे इनको लिख रहे हैं, कैसे इनको सोल्व कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए, तब चलकर कोई डेरिवेशन जो पोर्शन है वो क्लियर होता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं इसको रट लूँगा तो वो टॉपिक तैयार नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी क्षमता है रटने की तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर ऐसे ऐसे टॉपिक आते हैं जिनको समझ कर ही ज़्यादा आप लंबे समय तक दिमाग में रख सकते हो। तो कल मैंने ऐसा ही टॉपिक लिया था। हो सकता है ये क्लासें आप लोगों को थोड़ी सी जटिल लगे क्योंकि टॉपिक ही कुछ ऐसे चल रहे हैं, लेकिन है बहुत आसान। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ और आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ ताकि आपके सामने ये चीज़ें आएंगी, फर्स्ट टाइम आएंगी। और फिजिक्स और मैथ का इन टॉपिक में अंदर बहुत अच्छा समावेश देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे बच्चों का मैथ भी कमज़ोर होता है, इसलिए मैथ वाले बच्चों को हो सकता है ये टॉपिक समझ में आ जाए, लेकिन जो नॉन मेडिकल बच्चे हैं उनमें हो सकता है कि हल्की सी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई मैथ के फॉर्मूलों में, कोई नॉर्मल किसी प्रकार के ऑपरेशन में। तो आप लोग इन टॉपिक को समझने की कोशिश करें, ठीक है। जिससे मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। कल हमने विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निकाला था और इसका एक मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा था, इसको आप तसल्ली से क्लियर करो, ठीक है। एक बार वीडियो देखें, उसके बाद नहीं समझ आता दोबारा देखें और आप रफ कॉपी के अंदर इस चीज़ की प्रैक्टिस ज़रूर करें। जैसे हमने ये विभवांतर निकाल लिया था, आप देख रहे होंगे इस चीज़ को, और वैल्यू रखी, ये विभवांतर आ गया दो बिंदुओं के बीच में। कौन कौन से दो बिंदु? ए और बी के बीच में। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो तो आप क्या करो, किसी एक बिंदु को अनंत पे स्थापित कर दो। जहाँ से आप चले हो तो आप अनंत से चलकर आओ और अनंत से उस बिंदु पर चलकर आओ। तो उस बिंदु पर आप आओगे तो उस बिंदु पर विभव आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले की सहायता से। जैसे मैं बिंदु बी पर आ रहा हूँ, कहाँ से चलकर? ए से, और ए को मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया है? अनंत पर, यानी मैं अनंत से बिंदु बी तक आ रहा हूँ। तो ये हमारा डायग्राम ए है ना, इस डायग्राम में ए जो पॉइंट है वो अनंत पे मैंने स्थापित कर दिया है। तो अनंत से चलता हुआ मैं बिंदु बी पर आ रहा हूँ। तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला इस प्रकार आप लोग स्थापित कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी आई थी, ई डॉट डी एल जो है इसे विद्युत क्षेत्र का रेखा समाकलन कहते हैं, ई डॉट डी एल को, जिसका ऋणात्मक मान विभवांतर के बराबर होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा फिर हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था, उस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला था। पॉइंट चार्ज ये क्यू चार्ज था, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता ही है, हम सब जानते हैं। इस पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका मान ये होता है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। अब मैं इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव निकालना चाह रहा हूँ, इसी बिंदु पर, वो भी कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। तो हम संबंध निकाल चुके हैं पहले, ई डॉट डी आर इज इक्वल सीमा लगाते हैं अपने समाकलन की, माइनस अनंत से आर ई डॉट डी आर। इसके अंदर आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है, ठीक है। वैल्यू रखकर इसको सोल्व करना है। अगर आप पूरे कॉन्सेप्ट से करना चाहते हो तो ये मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर रखा था कि मैं चार्ज क्यू नॉट है जो परीक्षण चार्ज है, इसको अनंत से उठा रहा हूँ और अनंत से उठाकर बिंदु पी तक स्थापित करना चाहता हूँ। तो आप इसको पूरे कॉन्सेप्ट से करना चाहो तो ये फोर्स यहाँ पर लग रहा है, ये फोर्स इस चार्ज का जो डिप्लेसमेंट है, इस चार्ज का जो विस्थापन है उसके अपोजिट लगेगा, क्योंकि मैं चार्ज को इधर भी स्थापित कर रहा हूँ और फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। तो आप ये मेथड यूज में लेकर, इस प्रकार ये मेथड यूज में लेकर आप पोटेंशियल निकालो, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने एक सरल तरीका बताया था, उस सरल तरीके में क्या बताया था कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज में लो ना, जो हमने कल के वीडियो में आपको प्रूफ करवाया था। जो ये फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट उठा लिया यहाँ से, v बराबर माइनस अनंत से लेकर b लिखा है ना यहाँ पर, ई डॉट डी एल या डी एल विस्थापन है, इसको r भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं ई डॉट डी आर लिख रहा हूँ अनंत से b तक। अब b के अनंत से चल रहा हूँ और b बिंदु मैंने ये माना है
ये b की जगह p मान रखा है मैंने, तो अनंत से r दूरी तक है ना ये पॉइंट, तो अनंत से r e डॉट डी आर तक मैंने इसको फॉर्मूले को चेंज कर दिया था। वैल्यू रखी r कैप डॉट डी आर आई, r कैप डॉट डी आर की वैल्यू कितनी आने वाली है, डी आर आने वाली है। ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको सरल करेंगे तो इनके बीच का एंगल 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री क्योंकि आर कैप की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है और विस्थापन इसके अपोजिट हो रहा है। आर कैप वो होगी, आर कैप की डायरेक्शन वो होगी जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की ओर, और विस्थापन कहाँ हो रहा है, इसके विपरीत हो रहा है, तो अपोजिट काम हो रहा है। इसकी वजह से ये चिन्ह माइनस में आना चाहिए। तो ये माइनस हम पहले ही यूज में ले चुके हैं जब हमने इस फॉर्मूले को प्रूव किया था, तो यहाँ पर दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप शुरुआत से डेरिवेशन करते हो ना तो आप इसको माइनस में लेकर कर सकते हो, तो रिजल्ट वही आना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार बच्चों को इस प्रकार का कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर यहाँ माइनस क्यों नहीं लिया, तो ये सूत्र में हम पहले से यूज में ले चुके हैं, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में ले रहे हो। तो मैंने इसलिए इसके आर कैप डॉट डी आर को डायरेक्ट डी आर लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन किया, लिमिट्स लगाई और सरल कर लिया, उत्तर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये R दूरी पर Q आवेश के कारण विभव का सूत्र हो गया। ये सूत्र R के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध के साथ संबंधित होता है। इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा। व्युत्क्रमानुपाती ग्राफ की विशेषता क्या होती है, जो न तो ऊपर टच होता है न ही नीचे टच होता है, ठीक है। विभव एक अदिश राशि होती है जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन नहीं होने के कारण इसका जो मान होगा वो मान अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव मान होगा, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव मान होगा। और ऋणावेश के कारण जो विद्युत विभव वो उसका मान ये आएगा V बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये चीज़ हम कल कर चुके हैं। अब आज मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बातें और बता देता हूँ विभव से संबंधित, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक पर प्रवेश करेंगे। चलिए देखो, एक तो आपने कल फॉर्मूला निकाला था विद्युत विभव का, वो ये आया था विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखो ध्यान देना, इस पर एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आया, न्यूमेरिकल आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आता है। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, निर्वात की विद्युतशीलता है, ठीक है। यदि निर्वात के स्थान पर अन्य कोई माध्यम है, निर्वात या हवा के स्थान पर, तो आप इस सूत्र को ऐसा लिख सकते हो, अन्य कोई माध्यम होने पर, ठीक है, अन्य कोई माध्यम होने पर ये रिजल्ट आ जाएगा Vm लिखूंगा किसी मीडियम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R। ये किसी माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा। यहाँ पर आ गया नहीं माध्यम की विद्युतशीलता। और हमने पहले चैप्टर में एक रिजल्ट पढ़ा था क्या, कि एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। परिभाषा पढ़ी थी आप लोगों ने, अगर आपके याद है तो, ठीक है। एप्सिलॉन R की परिभाषा पढ़ी थी हमने, आपेक्षिक विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात पढ़ा था। तो क्या इस सूत्र को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अगर मैं ये वैल्यू यहाँ अप्लाई करूँ तो रिजल्ट ये आ सकता है Vm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R और Q अपॉन R। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि V अपॉन एप्सिलॉन R लिख सकते हैं, ऐसा V अपॉन एप्सिलॉन R लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे लिखा मैंने ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। V अपॉन एप्सिलॉन R मैंने इसलिए लिखा है कि आपको पता है कि ये माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव हो गया, ठीक है, माध्यम की उपस्थिति में विद्युत विभव हो गया। और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन R एप्सिलॉन नॉट लिखें तो ये देखो निर्वात की उपस्थिति में आ गया नहीं फॉर्मूला। तो यहाँ से रिजल्ट साफ जाहिर हो रहा है कि माध्यम में विद्युत विभव का मान निर्वात की तुलना में कुछ कम होगा, ठीक है। ऐसा काम हम दोनों चैप्टर में कर चुके हैं। पहले वाले चैप्टर में भी ऐसा लिखा था, पहले वाले चैप्टर में हमने ये रिजल्ट पढ़े थे कि माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान निर्वात के विद्युत क्षेत्र से कम होता है, और बल पढ़ा था कि माध्यम की उपस्थिति में बल है वो निर्वात की तुलना में कम होगा। और आज विभव पढ़ लेते हैं, तो माध्यम की उपस्थिति में कोई भी चीज़ हो, चाहे बल हो, विद्युत क्षेत्र हो, विद्युत विभव हो, वो निर्वात की तुलना में कुछ कम ही होने वाले हैं। ये चीज़ भी आपको साथ साथ ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई।
उसके बाद में फिर हमने ऐसे कुछ सिमिलर पॉइंट पढ़े थे। आपने अध्यारोपण का सिद्धांत लगाया था, याद आ रहा है, विद्युत क्षेत्र के लिए, विद्युत बल के लिए। तो आज विद्युत विभव के लिए भी लगा सकते हैं हम। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये दोनों सदिश राशियां थी तो दिशा का महत्व था। आज हम पढ़ रहे हैं विद्युत विभव के बारे में। तो विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है। सीधी बात यह है कि इसमें डायरेक्ट योग होने वाला है। अगर मैं अपने निकाय में बहुत सारे आवेश ले रहा हूं, यानी आवेशों का निकाय आपके पास है, आवेशों का क्या है, कई आवेशों का निकाय है। तो आवेशों का निकाय है तो विद्युत विभव कैसे निकालेंगे? जैसे मैं कह दिया कि आपके पास ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ये चार्ज Q3 है, ये चार्ज Q4 है, इस प्रकार ये चार्ज Qn है, और आपको इस बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, बिंदु P की इस पहले चार्ज से दूरी R1 है, तो मैं इस दूरी को सीधा लिखूंगा, डायरेक्शन दर्शाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे विभव निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत विभव निकालना है। समझ में आ रही है बात मेरी? तो इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान देना। और बिंदु P पर जो टोटल पोटेंशियल है वो पहले चार्ज के कारण, दूसरे चार्ज के कारण, तीसरे चार्ज के कारण, और इस प्रकार nवें चार्ज के कारण जितने भी पोटेंशियल है, जितने भी विभव है, उनके सीधे योग के बराबर होगा। समझ में आ गई बात मेरी? ठीक है, इन सब के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। योग बीजगणितीय करना है बस, क्योंकि धनात्मक चार्ज है तो प्लस में आएगा विभव, ऋणात्मक चार्ज है तो माइनस में आएगा। ठीक है, और दूसरे चार्ज की बिंदु P से दूरी मैंने R2 लिख दी, तीसरे चार्ज की बिंदु P से दूरी R3 लिख दी, चौथे चार्ज की दूरी R4 लिख दी, और nवें चार्ज की दूरी Rn लिख दी। ठीक है, इस प्रकार हम पोटेंशियल क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले चार्ज के लिए पोटेंशियल कितना लिख दूं? K Q1/R1 लिख सकता हूँ। K 1/4πε0 को मैं K से लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस फॉर्मूले को ऐसा भी तो लिख सकते हैं, KQ/R, एक ही चीज़ है। K की वैल्यू हम बार बार पढ़ रहे हैं, 1/4πε0। और दूसरे चार्ज के कारण K Q2/R2, K Q2/R2, क्योंकि दूसरे चार्ज की बिंदु P से दूरी कितनी है? R2। तीसरे चार्ज की बिंदु P से दूरी कितनी है? R3, K Q3/R3, ऐसे चलता जाएगा। और nवें चार्ज के कारण आ जाएगा K Qn/Rn। ठीक है, इसको हम समेशन रूप में ऐसा लिख सकते हैं, K को बाहर ले लो, समेशन I = 1 से लेकर n, K को बाहर ले लिया, QI/RI। ये बहुत सारे आवेशों का अगर निकाय हो तो इस प्रकार हम विद्युत विभव की गणना कर सकते हैं। समझ में आ गई बात मेरी? विद्युत विभव की हम गणना कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पर। बस एक चीज़ मैं बार बार आप लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान देना कि विभव अदिश राशि है बच्चों। ठीक है, मैं बार बार ये चीज़ आपके सामने दिख रहा हूँ। विभव क्या है? अदिश राशि है, इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं है। अगर धनात्मक आवेश है तो धनात्मक लोगे, ऋणात्मक आवेश है तो ऋणात्मक लोगे। ये चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, धनावेश है तो विभव का मान पॉजिटिव आएगा, और अगर ऋणावेश है तो विभव का मान क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, और सिंपल क्वेश्चन इस विभव पर आप निकाल सकते हो। समझ में आ गई बात मेरी? अब इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा संबंध और बता देता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा संबंध है जो कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभव में संबंध, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। देखो, इसके आप दो प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। वैसे तो हम इन दोनों में संबंध पढ़ चुके हैं, ये संबंधी है, हम जानते हैं इस चीज़ के बारे में, हम जरूर जानते हैं कि किसी बिंदु पर विभव का मान ये होता है अनंत से लेकर RE.dr। ये विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंधी होता है एक प्रकार से। ठीक है, किसी अनंत से R दूरी तक किसी बिंदु पर आप स्थापित करना चाहते हो किसी आवेश को, तो इसमें विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में यही संबंध कहलाता है। समझ गए बात मेरी? ठीक है, और दो बिंदुओं के बीच में अगर विभवांतर है तो भी आप ये चीज़ निकाल सकते हो। ठीक है, अगर इस टॉपिक को किताब के अंदर अलग से इसलिए डाला गया है, इसके पीछे कारण क्या है
कि अगर हमारे पास विभव ज्ञात होता है, कई बार क्या होता है हमें पोटेंशियल की वैल्यू दे देता है कोई फंक्शन के रूप में। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी करवाऊंगा, इस पर डिपेंड, एक आधा एग्जांपल है, अच्छे क्वेश्चन है। कोई फंक्शन के रूप में आपको पोटेंशियल दे दिया जाता है विभव के रूप में, कोई फलन के रूप में। जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं फलन, अगर नहीं पढ़ा तो कक्षा 12 में मैथ में फलन के बारे में जरूर आएगा। विभव का एक फलन आपको दे दिया जाता है और फिर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ता है। ठीक है, विभव का फलन दे दिया जाता है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ता है, तब हमें इस चीज़ को, इस संबंध को यूज में लेते हैं। ठीक है, और इस संबंध को यूज में लेने के लिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसका एक अलग प्रारूप भी हम बना सकते हैं। जैसे इसके दो प्रकार के मेथड हैं, किताब में कई बार इसके दो प्रकार के इसको प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मैं दोनों ही चीज़ें समझा देता हूँ, आप दोनों ही परीक्षा में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, देखो आपको ये पता है कि यहाँ पर ये समाकलन रूप है। ठीक है, और अगर इस समाकलन को मैं एक बार हटाऊं तो समाकलन को तोड़ने का या हटाने का तरीका होता है अवकलन करना। ठीक है, समाकलन अवकलन का उल्टा होता है। तो इस समीकरण को अवकलन के रूप में लिखना चाहूँ, इस समीकरण को अवकलन के रूप में, किसके रूप में, अवकलन के रूप में लिखने पर, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये संबंध निकालने का उद्देश्य क्या है। कई बार, सुनिए दोबारा ध्यान से सुनिए, कई बार विभव का मान दे दिया जाता है फंक्शन के रूप में, एज ए फंक्शन पोटेंशियल दे दिया जाता है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ता है, विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ता है। समझ रहे हो बात मेरी, विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ता है, ये फंक्शन के रूप में विभव दे दिया जाता है। तो देखो उल्टा हो गया ना ये कि निकालना ये है और दिया हुआ मान ये है, तो फिर इस चीज़ को हमें सोल्व करना पड़ेगा। समाकलन सोल्व करने के लिए इसको अवकलन में बदलना पड़ेगा। समझ गए बात मेरी। जैसे मैं इसका अवकलन करूँगा तो ये चीज़ आ जाएगी, डी वी इज इक्वल माइनस ई डॉट डी आर। समझ में आ गई बात मेरी। यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना, सूत्र में मैंने डीएल लिखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ डीआर भी लिख सकते हो, डीएल भी लिख सकते हो, ये विस्थापन है। ठीक है, अगर आर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो डीआर रख दो, और अगर किसी अल्प विस्थापन लंबाई के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो डीएल लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना इससे। देखो मैंने इसका अवकलन कर दिया तो समाकलन हट गया, समाकलन हट गया तो इसकी सीमा भी चली गई। माइनस की जगह माइनस, समाकलन की सीमा होती है, माइनस की जगह माइनस पड़ा है, ई डॉट डी आर आ गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, वी बराबर माइनस ई डी आर कोस थीटा। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ मैंने जो कल बताया था वो बात यहाँ अब सामने आ रही है। देखो मैंने कल आपको एक पॉइंट करवाया था, उसमें भी मैंने चर्चा की थी कि ये पहले तो ये बताओ थीटा क्या चीज़ है। यहाँ थीटा क्या चीज़ है, तो आप ये कहोगे सर ई वेक्टर व डी आर वेक्टर के बीच का कोण है। सही है क्या बात, ई वेक्टर व डी आर वेक्टर के बीच का कोण है। देखिए बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, लगातार कक्षाएं देखोगे तो टॉपिक भी समझ में आएगा। ठीक है, ई वेक्टर व डी आर वेक्टर के बीच का कोण है। देखिए मैंने कल वाला नोट्स पेपर आपके सामने रखा, यहाँ पर देखिए ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल आया था, इसको सरल किया हमने, ई वेक्टर की वैल्यू रखी तो आर कैप डॉट डी आर आया। आर कैप की वही डायरेक्शन है जो ई की डायरेक्शन है, तो आर कैप के बीच का कोण कह दो या ई सदिश के बीच का कोण कह दो, किस किस के बीच में, आर कैप और डी आर के बीच में कह दो, या ई ऐसा लिख दो आर कैप व डी आर के बीच का, या फिर क्या लिख सकते हो ई व डी आर के बीच का। नहीं समझे क्या बात मेरी, क्योंकि आर कैप और ई की डायरेक्शन वही है जो समान है। ठीक है, अब यहाँ पर एंगल कितना बता रहा था मैं कि ई की डायरेक्शन बाहर की ओर है और हम विस्थापन कर रहे हैं विपरीत, कितना एंगल होना चाहिए 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है तो मैंने क्या कहा, ये माइनस हम पहले ही यूज में ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट डी आर लिख दिया था। ठीक है, अगर इस सूत्र में देखें तो 180 डिग्री रखते हैं ना अपने वैल्यू, तब ये माइनस आता है। ठीक है, और कोस 180 का मान कितना हो जाता है, -1 हो जाता है। तो आप डायरेक्ट ई डॉट डी आर लिख सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है ये चीज़ में। ठीक है, आप आसानी से इस पॉइंट को समझ सकते हो।
समझ में आई बात मेरी। 180 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल मैं थीटा को समझाने के लिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है, लेकिन एक बार मैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रख रहा हूँ 180 डिग्री वगैरह। ये समीकरण आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। ई वेक्टर और डी आर वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है और ये माइनस ऐसे का ऐसा पड़ा है। अब बताओ क्या मैं इस समीकरण को ऐसा लिखूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है कि माइनस डी वी बटे डी आर बराबर ई कोस थीटा लिख सकते हैं हम इसको। dv बटे डी आर बराबर ई कोस थीटा, माइनस इसके साथ लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे हिसाब से इस चीज़ में, ठीक है। लिख सकते हैं इसको। चलिए आगे ये देखो, ठीक है। अब देखो अपने बात करते हैं। अब ये यहाँ पर एक संबंध बन गया, ठीक है। ये संबंध बन गया, मेनली रिजल्ट यही बन गया बस, ठीक है। अब इसको हम कैसे इसकी व्याख्या करें तो देखिए यहाँ पर एक बात जाहिर हो रही है कि dv बटे डी आर है ना, जैसे यहाँ पर विभव में दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। v जैसे dv बटे डी आर है, हम अवकलन पढ़ते हैं, अवकलन पढ़ते हैं तो हम ये चीज़ बार बार पढ़ते हैं कि अवकलन में जैसे ऐसे लिखा होता है dy बटे dx, इस प्रकार लिखा होता है dy बटे dx। तो इसका मतलब क्या होता है, y में x के साथ परिवर्तन, y में x के साथ परिवर्तन। क्लियर है। तो वैसा ही यहाँ पर आ रहा है dv बटे डी आर आ रहा है, इसका मतलब विभव में, इसका रिजल्ट क्या है, विभव में r के साथ, किसमें, विभव में r यानी दूरी के साथ परिवर्तन। और दूरी के साथ परिवर्तन क्या होता है विभव में, ये होता है, देखो हर चीज़ का महत्व है कि विभव दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब दूरी बढ़ेगी तो विभव घटेगा, दूरी बढ़ेगी तो विभव व्युत्क्रमानुपाती संबंध यही कहलाता है। और घटना इस माइनस चिन्ह इसी चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है। ये जो माइनस आया ना डायग्राम, सॉरी इस फॉर्मूले में जो माइनस चिन्ह आया है वो इसी बात को प्रदर्शित कर रहा है कि दूरी के साथ विभव में कमी होगी, दूरी के साथ विभव में क्या होगी, कमी होगी। यानी अर्थात मैं एक चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ, अर्थात माइनस dv बटे डी आर क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है कि दूरी के साथ विद्युत विभव, या मैं विभव नाम लिख देता हूँ, विभव में कमी, दूरी के साथ विभव में कमी को दर्शाता है। dv बटे डी आर क्या दर्शाता है, दूरी के साथ विभव में कमी को दर्शाता है। ये संबंध आ चुका है, इस प्रकार आप संबंध निकाल सकते हो इसको, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं कुछ विशेष बात और भी बता देता हूँ आपको, जो आपको समझने में आसानी होगी और कुछ क्वेश्चन हल करने में भी आपको आसानी हो जाएगी इसमें, ठीक है। अगर मैं आपके सामने एक कंडीशन रख देता हूँ कि यदि मैं थीटा की वैल्यू 0 ले लूँ, अब 0, देखो मैंने 0 अब लिया है कि कोस आ रहा है, और कोस 0 अगर यहाँ आए तो उत्तर आता है 1, और आपको पता है कि कोस 0 पर इसका जो मान होता है वो इसका अधिकतम मान होता है। आप सब जानते हो कि कोस 0 पर इसका कोस अपनी वैल्यू मैक्सिमम देता है। अगर मैं यहाँ 0 लिख दूँ तो उत्तर ये आएगा अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कि सर माइनस dv बटे डी आर की वैल्यू अधिकतम आएगी, किसके बराबर, ई के बराबर। ध्यान देना क्योंकि कोस 0 का मान 1 आ गया तो ये अधिकतम है, इसका मतलब ये भी अधिकतम है, डी पूरा मान मैंने कोष्टक में लिखा है माइनस डी, ये पूरा मान मैक्सिमम है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अर्थात इसका मतलब ध्यान देना, इसका मतलब हुआ अगर थीटा 0 है, थीटा किस किस के बीच का कोण है, किस किस के बीच का कोण है, ई वेक्टर व डी आर वेक्टर के बीच का कोण है, ठीक है, इनके बीच का कोण है। अगर थीटा 0 है यानी ये दोनों समान दिशा में होते हैं, विद्युत क्षेत्र और विस्थापन अगर समान दिशा में होते हैं तो विभव में दूरी के साथ जो कमी है, दूरी के साथ जो कमी है या जो हानि है, कमी कह दो, हानि कह दो, क्योंकि dv बटे डी आर क्या होता है, दूरी के साथ परिवर्तन, माइनस किसको बता रहा है, कमी या हानि को बता रहा है। और ये कमी या हानि, ये कमी या हानि है ना, ये अधिकतम होती है। ध्यान देना मेरी बात, यानी कहने का अर्थ है अगर आप चार्ज को
अगर आप आवेश को, परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित कर रहे हो, विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित कर रहे हो, तो विभव में दूरी के साथ जो कमी है वो मैक्सिमम होगी, अधिकतम कमी होती है। समझ गए बात मेरी। और हमारी जो गणित होती है ना, गणित इस चीज़ को एक सदिश रूप में मान के चलती है, ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से वैसे विभव अदिश राशि होती है, हम अपने को पता है, मैं बार बार इस बात को क्लियर कर देना चाहूँगा, विभव एक अदिश राशि है, लेकिन इस विभव का एक निश्चित दिशा में मान हो गया। देखो वो निश्चित दिशा क्या हो गई, थीटा बराबर 0 होना, समझ रहे हो बात मेरी। और थीटा बराबर 0 हो गया तो इसका मतलब ये जो विभव में जो कमी की जो दर आ रही है, दूरी के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन अधिकतम है और ये अधिकतम एक निश्चित दिशा में है, तो इसलिए इसको मैं सदिश मान सकता हूँ। इस चीज को मैं सदिश मान सकता हूँ, वो भी केवल एक ही शर्त पर, जब थीटा बराबर 0। समझ गए बात मेरी। तो एक निश्चित दिशा में इसको सदिश मानना जा सकता है, समझ गए। और गणित की भाषा में हमारी गणित इस चीज को, गणित के अनुसार इस चीज को प्रवणता नाम दिया जाता है। और विभव के लिए इसलिए मैं इसको विभव प्रवणता कहूंगा, ठीक है। जब भी गणित में हम प्रवणता निकालते हैं तो एक निश्चित एंगल पे निकालते हैं, ढाल जिसे हम नाम देते हैं। तो ढाल यानी एक निश्चित कोण पर होती है, और कोण का मतलब एक निश्चित दिशा होती है। तो यहाँ पर ये विभव के लिए है, तो इसलिए मैंने विभव प्रवणता कह दी, और एक निश्चित दिशा हो गई, इसलिए मैं इसको सदिश मान सकता हूँ, इसको सदिश मान सकता हूँ एक निश्चित दिशा में। अदरवाइज विभव एक अदिश राशि है, विभव क्या एक अदिश राशि है, वैसे इसकी कोई दिशा नहीं होगी। तो गणित के अकॉर्डिंग एक निश्चित दिशा में इसको सदिश माना जा सकता है। और गणित में इस सदिश को, इस विभव प्रवणता को ग्रेड V से दर्शाते हैं, ग्रेडियन कहते हैं इसको। ग्रेडियन विभव के लिए तो V से लिख दिया, तो ग्रेडियन V लिख सकता हूँ इसको, समझ गए बात मेरी। ग्रेडियन V से इसको मैं दर्शा सकता हूँ प्रवणता को। और प्रवणता क्या है यहाँ पर, dV/dr प्रवणता है, अधिकतम मान जो है ना प्रवणता का, इसको हम ग्रेड V कहेंगे, समझ गए बात मेरी। इसे क्या कहेंगे, ग्रेडियन V कहेंगे प्रवणता को। विभव प्रवणता यानी विभव का परिवर्तन जो हो रहा है दूरी के साथ, तो dV/dr ग्रेडियन V कहलाएगा। तो हमारा रिजल्ट बन जाएगा ग्रेडियन V बराबर, ठीक है, माइनस में ना E के बराबर, किसके, माइनस में E के, और सदिश रूप में तो आप इसको वेक्टर भी लगा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, ये नोट करना, ये चीज़ स्पेशल चीज़ें हैं ये, इन चीज़ों को आप नोट करना। मैंने क्या बताया दोबारा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं एक बार फिर से यहाँ से स्टार्ट से बताता हूँ। क्या हमने विभव और विद्युत क्षेत्र के साथ ये संबंध पढ़ा था, क्लियर है। और मैंने क्या बताया था आपको, मैंने ये बताया था कि ये संबंध होता है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार विभव दे दिया जाता है फलन के रूप में और आपको निकालना पड़ जाता है विद्युत क्षेत्र। ऐसी कंडीशन में इसी सूत्र को कैसे चेंज करें, मैं एग्जांपल वो करवाऊंगा आपको, फिर आपके और समझ में आ जाएगा। इनको चेंज करने के लिए मैंने इसी सूत्र को चेंज करने की कोशिश की, और चेंज करने के लिए मैंने ये समाकलन हटाना चाहा सबसे पहले, तो इसलिए मैंने इसका अवकलन किया तो ये चीज़ आ गई, dV इज इक्वल, समाकलन सीमा हट गई, माइनस E.dr या E.dr कोस थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर, E वेक्टर और dr वेक्टर के बीच का कोण है। यहाँ से आप ये समीकरण भी बना सकते हो, माइनस dV/dr बराबर कोस थीटा। यानी अब देखो मैंने क्या बताया था कि इस साइड में क्या मीनिंग निकल रहा है, dV/dr का मतलब है विभव में r यानी दूरी के साथ परिवर्तन, विभव में दूरी r के साथ परिवर्तन। और दूरी r के साथ परिवर्तन हमने पढ़ा है कि r के साथ, दूरी के साथ विभव में कमी होती है। हमने ग्राफ भी बनाया था, व्युत्क्रमानुपाती संबंध याद है आपको, KQ/r विभव का सूत्र होता है। तो r के साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, तो दूरी के साथ विभव में कमी होती है। इस कमी को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ये नेगेटिव चिन्ह, ठीक है। नेगेटिव जो चिन्ह है वो दूरी का
दूरी के साथ विभव में कमी को दर्शा रहा है, यानी माइनस dV/dr का मीनिंग क्या है, दूरी के साथ विभव में कमी या हानि को दर्शाता है। फिर मैंने यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन लगा दी, ठीक है। स्पेशल क्या कंडीशन लगाई कि यदि मान लो मैं थीटा 0 ले लूँ तो कोस 0 का मान 1 आएगा, और कोस 0 का मान 1 आना अपना अधिकतम मान दर्शाता है। इसका मतलब अगर इस कंडीशन की बात करूं तो क्या इस कंडीशन में कोस का मान अधिकतम हो गया तो इस साइड में अधिकतम मान आ गया, तो इसका मतलब इस साइड में भी मान अधिकतम आएगा, और इस साइड में जो अधिकतम मान आ रहा है ये विभव में कमी का अधिकतम मान आ रहा है। ये विभव में कमी है ना, माइनस dV/dr, इसका अधिकतम मान आ रहा है। अर्थात विभव में दूरी के साथ जो हानि है वो अधिकतम होती है। दूरी के साथ हानि क्या होती है, अधिकतम होती है। कब होती है अधिकतम हानि, जब थीटा बराबर 0 होता है। इस कंडीशन में, केवल और केवल इस कंडीशन में हम इस पद को सदिश मान सकते हैं। इस पद को क्या मान सकते हैं, हम सदिश मान सकते हैं। बराबर में सदिश तो है ही, ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र तो सदिश होता ही होता है, और इसको भी हम सदिश मान सकते हैं केवल थीटा बराबर 0 की कंडीशन में। थीटा बराबर 0 की कंडीशन में इसको सदिश माना जा सकता है, अन्यथा विभव अदिश राशि होती है। लेकिन इस कंडीशन में इसको सदिश मानते हैं। और गणित के अनुसार ये जो dV/dr है, दूरी के साथ जो विभव में परिवर्तन होता है उसे विभव प्रवणता कहते हैं। इसे ग्रेडियंट V से दर्शाते हैं, यानी और विभव प्रवणता यानी ये ग्रेडियंट हो गया, मैक्सिमम मान है तो ग्रेडियंट V से लिख दिया, यानी माइनस ग्रेडियंट V इज इक्वल E वेक्टर। ये संबंध आ गया, ठीक है। अब मैं इस ग्रेडियंट के बारे में हल्के सी आपको चर्चा कर देता हूँ। ये जो ग्रेडियंट होता है इसका एक सिंबल और भी होता है, ठीक है। ये चीज़ भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ, चलो मैं नोट में ये चीज़ आपको ज़रूर बता देता हूँ। इसके बारे में थोड़ा गणित में आप जब बड़ी कक्षाओं में जाओगे तो इस चीज़ के बारे में विस्तृत अध्ययन भी आप करोगे। ये जो ग्रेडियंट V है, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको सदिश मानना है हमने, इसको क्या मानना है, सदिश, इसलिए इसको ई वेक्टर लिखा है मैंने, ठीक है। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, ये ग्रेडियंट V है, इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। और इस अगर ऐसे लिखोगे तो इस चीज़ को सदिश मानेंगे तो इस पर वेक्टर लिखेगा। ये जो मैंने लिखा है ना, यहाँ एक उल्टा त्रिभुज बनाया ना ऐसे, इस प्रकार, ठीक है, ये कहलाता है डेल सकारक, डेल सकारक, ठीक है। ऑपरेटर बोलते हैं इसको, क्या कहते हो, डेल ऑपरेटर, ठीक है। संकारक, डेल ऑपरेटर, ठीक है, कई डेल ऑपरेटर कहलाता है, यानी ये पूरे फंक्शन को ऑपरेट करता है, चलाता है। ये गणित में आप आगे चलकर गणित में ये समीकरण पढ़ोगे, वहाँ पर ये आंशिक अवकलन वगैरह पढ़ोगे, तब ये चीज़ें आपके सामने आएगी। तो इसे डेल संकारक कहा जाता है, डेल ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये सदिश राशि होती है। तो हमारी इक्वेशन ये ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस V इज इक्वल E वेक्टर। बताओ ऐसा लिख सकते हैं क्या, ग्रेड V की जगह ऐसा लिख दिया, लिख सकता हूँ ऐसा। देखिए ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसको ग्रेडियंट या डेल संकारक कह सकते हैं, माइनस V इज इक्वल E वेक्टर। अर्थात क्या रिजल्ट निकला, रिजल्ट ये निकला, अर्थात विद्युत, मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, विद्युत विभव का ऋणात्मक ग्रेडियंट, विद्युत विभव का ऋणात्मक ग्रेडियंट, ठीक है। विद्युत विभव का, देखो विद्युत विभव आ गया और डेल संकारक कह दो या ग्रेडियंट कह दो, एक ही चीज़ है। इसके बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, विद्युत विभव के ऋणात्मक ग्रेडियंट का मान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ थोड़ी नई चीज़ है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। अच्छा, मैं गणित के अनुसार लेके चलूँ तो इसकी वैल्यू भी मैं बता देता हूँ। यहाँ ये जो ऑपरेटर है ना, ग्रेडियंट डेल सकारक है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है आंशिक अवकलन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आंशिक अवकलन के अनुसार इसका मीनिंग ये होता है डेल बटे डेल एक्स आई कैप, डेल बटे डेल वाई जे कैप, डेल बटे डेल जेड के कैप।
समझ में आई बात मेरी। ये आंशिक अवकलन होते हैं, डेल बटे डेल एक्स, डेल बटे डेल वाई। ये आई कैप एक्स एक्स की दिशा में, ये वाई की दिशा में, ये जेड की दिशा में होगी ना एक निश्चित डायरेक्शन। तो आप इसी समीकरण को इसमें यहाँ अप्लाई करूँ तो ऐसे बनेगा, माइनस डेल बटे डेल एक्स आई कैप, डेल बटे डेल वाई जे कैप, डेल बटे डेल जेड के कैप, और v पड़ा है बाहर, मैंने इसे ऑपरेटर संकारक की जगह मान रखा है बराबर e वेक्टर। ठीक है, ये आपको किसी भी एग्जाम्पल में यूज़ लेने के लिए ये फॉर्मूला मैंने बना दिया है। आंशिक अवकलन की क्या विशेषता होती है वो भी मैं बता देना चाहूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, और इस क्लास में हो सकता है अगर कोई बायो सब्जेक्ट के बच्चे हैं तो उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बच्चों बार बार देखना ये चीज़ें, हल्की सी मैथ्स इसमें इंक्लूड हुई है तो हो सकता है कि थोड़ा कम समझ में आए, तो रिक्वेस्ट करूँगा दोबारा भी बताने की कोशिश करूँगा। वैसे भी हम पर डे जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो कल का करवाया हुआ जो टॉपिक है हम दोबारा रिपीट करते हैं। तो कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप ज़रूर इस चीज़ को दोबारा देखें, और प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आंशिक अवकलन के बारे में मैं चर्चा कर रहा था। आंशिक अवकलन में क्या होता है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन x, y, z तीनों चरों में अगर दिया गया है तो आप क्या करो, अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो y और z को कांस्टेंट मानना है, और अगर y के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो आंशिक अवकलन, कैसा अवकलन, आंशिक अवकलन कर रहे हो तो x और z को कांस्टेंट मानना है, और अगर z के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हो तो x और y को कांस्टेंट मानना है। ठीक है, इस प्रकार हम ये संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक है, इसी को स्थापित करने का एक मेथड और भी है। चलो आज की क्लास में केवल मैं इतना ही बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो गया काम, और इसमें थोड़ी अच्छे पॉइंट, काफ़ी अच्छे पॉइंट आए, तो थोड़ा समझने की दृष्टि से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को आप थोड़ी सी वरीयता दें, इसको महत्व दें, और इसको दोबारा देखें और इसको क्लियर करने की कोशिश करें। इसी फॉर्मूले का कल मैं आंशिक अवकलन के अकॉर्डिंग इसी फॉर्मूले को मैं सेकंड मेथड से भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा कल की कक्षा में। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, और कुछ इस पे डिपेंड एग्जाम्पल भी करवाऊंगा कि आप इन वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बेटा लॉकडाउन में आपके पास पूरा मौका है, घर पे रहकर अच्छे टॉपिक्स आप तैयार कर सकते हो। हमारी इसी कोशिश, इसी कामना से हम आपके सामने ये वीडियो लेकर आए हैं, और हमारी ये कोशिश है कि हम अपनी इस कोशिश में ज़रूर कामयाब हों। तो इस में कामयाब होने के लिए आपका सहयोग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रह सके, इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध ना हो, इसके तहत हम आपके सामने ये वीडियो डाल रहे हैं। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे मेरा अनुरोध है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो चीज़ है वो प्रत्येक बच्चे के पास पहुंच सकें और प्रत्येक बच्चे को इसका फ़ायदा हो सके। तो बच्चों आपसे यही मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, और निस्वार्थ भावना से हम काम कर रहे हैं, आपके सामने ये टॉपिक रख रहे हैं। इस समय को आपके लिए बहुत कीमती बनाने के लिए हम ये टॉपिक आपके सामने रख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारा पूरा सहयोग करेंगे, और हमारी जो ये मुहिम है, हम जिस उद्देश्य से चले हैं उस उद्देश्य में हम कामयाब होंगे। और आपसे मेरा यही अनुरोध है कि अपना चैनल समझकर आप इसे अपना समझें, ताकि हम अपने काम में और ज़्यादा लगे और ज़्यादा और अच्छे से अच्छे मतलब मैटर आपके सामने रखने की कोशिश करें। ये चीज़ें वो चीज़ें जिनमें कई बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, कई बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, कई बच्चों को फीस देनी पड़ती है, कई बच्चों को ये मैटर मिल नहीं पाता है। तो हमारे चैनल का यही एक उद्देश्य है कि प्रत्येक बच्चे के पास, चाहे वो बच्चा किसी भी संस्थान में पढ़ता हो, एक निस्वार्थ भावना से हम उन बच्चों को अपनी सेवा दे सकें, यही हमारा अनुरोध है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ये वीडियो प्रत्येक बच्चे के पास पहुंच सके, और अपडेट
ठीक है, अपडेट डेली का डेली वीडियो उनको मिलता रहे, ठीक है। उनको सर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, चैनल सब्सक्राइब होगा तो सर्च करने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपडेट मैसेज उनको डेली मिलता जाएगा। इसलिए आपसे मेरा ये अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।